तो राजनीति के क्षेत्र में साधन और साध्य दोनों पवित्र रखने पड़ते हैं। आप जनता के बीच में जा रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं, कैसे अपनी बात को रख रहे हैं, ये जनता सुनती है। और यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है, कांग्रेस की रैली, मुद्दे हारे शब्दों से वार। आज हमारे विशेष चर्चा का विषय है कांग्रेस की रैली, मुद्दे हारे शब्दों से वार। और इस चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान, उनसे आपका परिचय करा दें। कांग्रेस की रैली, मुद्दे हारे शब्दों से वार, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। हमारे साथ आरपी सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। ऋषि शंकर मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ऋषि जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रफुल्ल केतकर, वरिष्ठ पत्रकार और ऑर्गेनाइजर के संपादक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका। ऋषि शंकर मिश्रा, सबसे पहले आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत, क्योंकि आरोप आज कांग्रेस पर है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि जब शब्दों की मर्यादा टूटी है, लेकिन हर बार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर निकल जाना, ये हर बार हम बहस करते हैं। आप भी कई बार इससे पहले भी शामिल हुए होंगे, लेकिन एक दूसरे पर कि देखिए उन्होंने क्या क्या कहा था, इसलिए हम ये कह रहे हैं, ये शायद मर्यादा नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो आपसे यही सवाल कि क्या आपके राष्ट्रीय नेतृत्व को यह संज्ञान में है और कोई कार्रवाई हो रही है ऐसे लोगों पर जिन्होंने ये अपशब्द कहे हैं? कि आपने जो रिपोर्ट में दिखाया साधन और साध्य आपने कहा कि उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। बिल्कुल आपके बात से सहमत हैं कि राजनीति में इस प्रकार की भाषा, खासकर जब आप पब्लिक लाइफ में हैं और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल करना ये बिल्कुल जायज नहीं है। और जिन लोगों ने भी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है उसकी मैं आलोचना करता हूं। लेकिन आपने पूरे रिपोर्ट में वो डायलॉग, जिस डायलॉग के बेस पे हम आज डिबेट कर रहे हैं, वो डायलॉग, वो अपशब्द, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को दिखाया नहीं। किसने कहा? इसीलिए क्योंकि वो अनपार्लियामेंट्री है। मैंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि वो शब्द हम सुना नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर वो शब्द अनपार्लियामेंट्री है, सुनने लायक नहीं है, तो दोबारा उसको क्यों सुनाया जाए? वजह ये थी। नहीं, आप बीप लगा के उस खासकर उस व्यक्ति को, या जिन्होंने भी वीडियो वायरल है और आपके लिए जांच का विषय हो सकता है, आप उसको जांच कीजिए। रखना चाहिए कम से कम। किस व्यक्ति ने कहा है? किस व्यक्ति ने कहा है? कांग्रेस के संगठन में क्या वो व्यक्ति इंपोर्टेंट पद पे है? क्या वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है? क्या वो पार्टी का कोई किसी राज्य का प्रदेश अध्यक्ष है? या पार्टी का संगठन महामंत्री ने ऐसा कहा है? या पार्टी के किसी महासचिव ने कहा है? भीड़ में आए किसी व्यक्ति ने यदि इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए किया है, तो इसके लिए कांग्रेस दोषी नहीं है। भीड़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? ठीक है, भीड़ में आपका जवाब मिल गया। लेकिन इससे पहले आपके कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के सांसद, विधायक, लंबी फहरिस्त है जिन्होंने इस तरह की बात की है। कार्रवाई तब भी नहीं हुई थी ऋषि जी, तो इसलिए आप ये मत कहिए कि साधारण कार्यकर्ता था, हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं। निखिल जी, आप विद्वान आदमी हैं, आज के विषय पे बात कर रहे हैं या इतिहास? आप इतिहास भूगोल की बात मत करें, लेकिन ये कहना कि हम इसलिए आज वाले में तो नहीं कर रहे क्योंकि साधारण ने कहा है। अगर महासचिव साहब कहते तो उनके ऊपर कर देते, तो पहले भी नहीं किया है, इसलिए ये कोई तर्क नहीं हो सकता। और कार्यकर्ता छोटा कार्यकर्ता है, अगर आप नसीहत उसको देने की शुरुआत करेंगे तो शायद वहीं से शुरू करें तो भी हो सकता है। ठीक है, आरपी सिंह साहब ये कह रहे हैं, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आरपी सिंह साहब, नहीं ऋषि जी, आपका पॉइंट आ गया, आपने जो बात कही वो मैं समझ गया। 2 सेकेंड। तो आपने यदि पूर्व के बयानों को यहाँ उल्लेख किया है, तो प्रधानमंत्री पद पे आसीन व्यक्ति ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी और विधवा को क्या जर्सी गाय ठीक है, वो तो मैं जान ही रहा हूँ। आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही। वो देखिए, ऐसा है, मैं कुछ भी कहूँ कि थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा सकारात्मक राजनीति करिए, लेकिन वो नहीं होगी, क्योंकि दरअसल आप उसी बात का इंतजार कर रहे थे कि अगर बात कहें तो मैं पीछे तुरंत पलट कर जाऊं और बहुत सारी डिबेट्स जो 1950 से लेकर के और अब तक निकाल कर लाऊं कि किसने क्या क्या कह दिया, इसलिए वो आप बरी हो जा रहे हैं। ठीक है, जनता देख रही है इस बात को कि आप उसको किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है ऋषि जी, वो मैं उसमें कुछ कहने के लिए नहीं हूं। मुझे लगता है कि जो लोग हैं वो खुद इस पर निर्णय कर रहे हैं। आरपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि चूंकि बहुत बड़ा कोई कार्यकर्ता नहीं था, कोई महासचिव नहीं था, पार्टी का संगठन का व्यक्ति नहीं था, सांसद विधायक नहीं था, इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, बात सांसद विधायक की या किस पद का कार्यकर्ता के लिए,
बात है कि पार्टी की सोच और डीएनए क्या है। आज बात तो इस बात की है, और ये जो पूरी पूरी सोच निकली हुई इस बात से कि हमने जो भी संवैधानिक पद पर हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हों, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, वो हाई कोर्ट के जज हों, वो इलेक्शन कमिश्नर हों, वो बेशक आर्मी के चीफ हों, सबके हमने नीचा दिखाना है और सबको हमने गाली भी निकालनी है, सबको हमने बुरा बुरा भी कहना है। ये एक सोच बन गई है। एक सेकेंडली, ये क्यों है ऐसी सोच? क्योंकि उनको लगता है कि हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। अगर परिवार के हिसाब से, डायनेस्टी के हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी, जिसे कहते हैं ना माई वे या हाईवे, मतलब हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो हम ठीक नहीं है सब कुछ, हम ठीक चल, आपको ठीक मानेंगे नहीं, मान्यता नहीं देंगे। देखिए, जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग के लोगों को वहां दिखाया गया, वहां पर उनको उनके डमी दिखाकर जिस ढंग से उनको घसीटा गया, ये किस सभ्यता में, किस संस्कृति में ऐसा होता है? इस ढंग से किया गया। और अगर आपको चुनाव आयोग से दिक्कत है, तो अभी जैसे बिहार के चुनाव को लेकर मैं मुद्दा करता हूँ, अभी 45 दिन पूरे नहीं हुए, ये 45 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, ये चुनाव आयोग तक शिकायत लेकर नहीं जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, परंतु 45-50वें दिन फिर हल्ला करेंगे, देखो बिहार में चोरी होगी, बिहार में फिर चोरी होगी। ये कहते रहेंगे, परंतु जो प्रक्रिया है उसको लागू नहीं करेंगे। अभी जिस प्रकार से हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेकर आया गया, उसने एक फैसला कर दिया जो कि कहीं ना कहीं दिखता है कि ऐसा सनातन के पक्ष में, हालांकि वो फैसला उन्होंने अपनी जजमेंट के, अपने तकनीकी हिसाब से किया होगा, ठीक अपने लीगल प्रोसेस से ठीक किया होगा, परंतु क्योंकि इनको सूट नहीं करता वो, क्योंकि इनकी जो वोट बैंक की राजनीति है, जिसमें ये एक धर्म पक्ष के लोगों को खुश करने के लिए राजनीति करते हैं। क्या मतलब, खुले में कहता हूँ, ये तो खुद अपने आप को कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, इनके नेता कहते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी है, तो वो उनको खुश करने के लिए, हालांकि वहां पर क्षेत्र में मुसलमान उसके पक्ष में है कि वह सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, परंतु इनको क्योंकि देश भर में मुसलमानों को खुश करना है, इसलिए वो जस्टिस के खिलाफ, जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लिया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पर हैं, आप उनके लेकर जिस प्रकार के आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी भी मर्यादा के अनुसार ठीक नहीं है। वो आप राजनीति में भी ठीक नहीं है, वैसे भी मतलब आप संवैधानिक संस्था के खिलाफ उस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करें, ठीक नहीं है। परंतु मैंने कहा ना, ये डीएनए है, माई वे या हाईवे वाला डीएनए है। इनके हिसाब से चीजें ठीक चलेंगी, जो ये चाहते हैं वैसे होंगी चीजें, तो ठीक है, अन्यथा फिर तो हम आपको गाली भी निकालेंगे, आपको दोषी भी ठहराएंगे, हम ये भी कहेंगे कि आप चोर हैं, सब करेंगे ये। तो एक बात आज कह दूं ऋषि जी आपको, जी, आप ये जो बार बार चोर चोर चोरी चोरी करते हैं ना, जितनी बार आप करते हैं उतनी बार जनता आपको जोर से मुंह पर तमाचा मारती है। आपने आगे कहा था चौकीदार चोर है, खूब जोरों से तमाचा पड़ा था। अब आपने बिहार में चोरी चोरी की बात करी, फिर लोगों ने आपको वहां पर सोड़ा साफ कर दिया। मेरा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी को, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, चैलेंज है कांग्रेस पार्टी को, अगर हिम्मत है और अगर आपका तथ्य है, आपका साक्ष्य है, तो कृपा कर 45 दिन से बीच में, अभी मेरे ख्याल 12-13-15 दिन हुए होंगे, 1 महीना लगभग भी बाकी है, तो कृपा कर कोर्ट जाइए, जहाँ इलेक्शन कमीशन में अपनी अर्जी लगाइए, ताकि उस पर ठीक न्याय संगत काम हो सके, ना कि जो आप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या ऋषि मिश्रा, बहुत सारी चीज़ें आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें ये भी बताइए, क्या जो दरअसल जिस बात हम कह रहे हैं कि मुद्दे हारे हैं, इसलिए ये जो फ्रस्ट्रेशन है, शब्दों से वार इसलिए है क्योंकि मुद्दे हारे हैं, और आपको लगता है कि मुद्दे जब सामने नहीं आ पाते, या जो वो फ्रस्ट्रेशन के तौर पर इस तरह की चीजें सामने आती हैं, कार्यकर्ता भी कहते हैं, नेता भी कहते हैं। यही बात तो मैं अपने आदरणीय बड़े भाई सरदार आरपी सिंह से जानना चाहता हूं कि सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति इस प्रकार के वो शब्दावली के कैसे उपयोग कर सकते हैं? किसी की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी के लिए जर्सी गाय, एक विपक्ष के बड़े नेता के लिए जर्सी बछड़ा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति कैसे कर सकते हैं? साधारण व्यक्ति द्वारा हम डिबेट कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ऐसे शब्दावली का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? हमारे सिंह जैसे ईमानदार नेता चुप है, दीर्घायु की बात की जाती है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसके लिए कहा गया था? तब महिलाओं का अपमान नहीं हो रहा था, महिलाओं का वोट चाहिए, 10,000 देके महिलाओं का वोट खरीदेंगे, लेकिन जब महिलाओं का अपमान देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, बात देखिए, असल में फिर वही पे आ जा रही है कि क्या मुद्दे कम पड़ गए हैं ऋषि जी?
बात ये लग रहा है कि क्या मुद्दे कम पड़ गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भाई एसआईआर जारी रहेगा, संसद में चर्चा हुई, उस पर तुर्की एक एक चीज का जवाब मिल गया, तो अब लगता है कि इस मुद्दे को कैसे छोड़ा जाए। तो आप आकर के एक जनसभा करते हैं और उसमें भी गाली गलौज होती है, ये फ्रस्ट्रेशन है। हमारे जैसे अदना सा आदमी का ये मानना है, चाहे प्रधानमंत्री के लिए कोई अपशब्द कहे या किसी अन्य नेता के लिए अपशब्द कहे, वो बिल्कुल सही नहीं है। जिस व्यक्ति ने भी आज रामलीला मैदान से इस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे हिस्से को भी तो आप देखिए, जब सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोग इस प्रकार का बयान देंगे तो आम लोग क्या सीखते हैं? निंदा होनी चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए। असल में दरअसल हम जो है आदर्शों की बात तो ऋषि जी बहुत करते हैं, लेकिन उस पर आगे नहीं बढ़ते। यही सवाल मैं आरपी सिंह से पूछता हूं। आरपी सिंह साहब, क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं? ये कहा जाए कि मुद्दों पर हार हो गई है, इसलिए ये जो शब्द हैं वो अमर्यादित हो रहे हैं? लोगों ने इनके मुद्दे को माना ही नहीं। इनके जो सहयोगी दल के नेता है उन्होंने इनके मुद्दे को नहीं माना और ये खुद मुद्दा बढ़ाकर फिर विदेश चले गए थे 2 महीने के लिए। ये तो क्योंकि इनको पता लग गया, खबर में लग गई, इनको समझ लग गया कि हमने ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया नीचे जमीन पे पकड़ा नहीं, अब उसको आगे कैसे बढ़ाएं। अब फिर क्योंकि पता चुनाव हार गए फिर वापस से मुद्दा ले आओ। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको जी। तेलंगाना के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा 70 लाख वोट नकली हैं, वहां पर फर्जी हैं। 70 लाख, ये आप गूगल मार लीजिए आपको मिल जाएगा जी। और फिर 22 लाख वोट इलेक्शन कमीशन ने काटे। रेवंत रेड्डी ताड़ी बजाकर इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि वहां पर टीएसआर की सरकार थी, वहां पर क्योंकि इनके विपक्ष की सरकार थी। 22 लाख वोट कटे तो खुशी मना रहे थे। ऐसे ओवैसी साहब के इलेक्शन में 5 लाख वोट कटे तो ओवैसी साहब खुशी मना रहे थे, ओवैसी साहब इलेक्शन भी जीत गए। समझ में क्या है कि ये सूटेबिलिटी वाला मामला है। बिहार के अंदर इन्होंने कोशिश करी मुद्दा बनाने की, लोगों ने इनको नकार दिया, सिरे से नकार दिया। फिर इनके जो सहयोगी दल के नेता हैं यादव साहब, उनको समझ में लग गई कि नहीं ये गड़बड़, तेजस्वी को समझ लग गई कि गड़बड़ हो गई, उसने अपनी यात्रा निकाली, उसमें ही नजर नहीं आए और फिर बाद में आपस में झगड़ा करते रहे। फिर टिकटों में फैसला नहीं किया, फिर आमने सामने फ्रेंडली फाइट करी, उसके बाद चुनाव हार गए, फिर कहते हैं कि वोट चोरी है। सर में क्या कि बुद्धि चोरी हो चुकी है लोगों की, इन लोगों की बुद्धि चोरी हो चुकी है, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। नहीं तो कोई नैरेटिव बिल्ड करने के लिए नेता चाहिए ढंग का, कोई नीति चाहिए, कोई नियत चाहिए। और मेरा चैलेंज फिर स्वीकार कर लें, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल, ये तीनों सरकारों को दिखाकर कि यहाँ पर ये इस ढंग से अच्छी सरकार चल रही है, हमारी सरकार अच्छी है, इसलिए हम अच्छी सरकार लाएंगे, अगला जो चुनाव उसमें वापस कोशिश कर लेंगे। बंगाल के अंदर 1 सीट नहीं पाएंगे, 0% होगा इनका, सुफड़ा साफ होगा, बिल्कुल 1 सीट नहीं पाएंगे बंगाल के अंदर। ये तमिलनाडु के अंदर भीख का कटोरा लेकर खड़ा रहेंगे, जैसे अखिलेश यादव के आगे भीख का कटोरा लेकर खड़ा रहे। एक सेकंड रुकिए। और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से लात मारी है ना अमर अब्दुल्ला ने, उसी प्रकार की लात पड़ेगी इनको तमिलनाडु के अंदर भी। ठीक ठीक। ऋषि शंकर मिश्रा जी, बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, आप लगातार उंगली उठा रहे हैं, मुझे इस डिबेट को खत्म करना है जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि यदि राहुल गांधी ने एक मतलब घिसे पीटे मुद्दे को फिर से पब्लिक डोमेन में लाया है तो इनको तो खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उस मुद्दे पे आपने तो बिहार में चुनावी फतह मिल गई, तो फिर आप क्यों परेशान है, इतना गला क्यों फाड़ रहे हैं? एक दूसरी बात, यदि चुनाव आयोग को लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा लगाए गए जितने भी आरोप है निराधार हैं, तो चुनाव आयोग राहुल गांधी को दंडित क्यों नहीं कर रही है, या चुनाव आयोग एफिडेविट देके ये क्यों नहीं पल्ला झाड़ लेती है? अच्छा, अगर ऐसा ही था तो जो बहुत पहले से बात हो रही है कि एक हलफनामा दे दीजिए, वो भी नहीं दिया। संसद में भी ये बात उठाई जा रही है कि संसद में भी इसीलिए आप लोगों ने, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया कि वहां पर भी फिर मुद्दा दूसरा हो जाता, वहां पर भी साबित करना पड़ता। तो इसलिए ऐसी जगहों पर आप सड़क पर आइए और खूब जोर जोर से बोलिए। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जवाब दे दिया है। आरपी सिंह साहब, आपका जवाब बहुत जल्दी से। चुनाव आयोग ने जवाब दिया इनको और मुंह पर टमाटर मारा इनके। तो चुनाव आयोग ने कहा ये जो कुछ कह रहे हैं फेक, वर्ड यूज किया फेक। अगर फेक का मतलब होता है जो फर्जीवाड़ा करता है, और थोड़ा सी शर्म होती है चुनाव पर, थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा सा भी इनमें आंख में शर्म होती या चुल्लू पर पानी में जाकर डूब मरे
और कोई होता मेरे खिलाफ अगर चुनाव आयोग ने इस तरह फेंक, मैं चुनाव आयोग को कोर्ट में ले गया होता, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया होता। तो तू कैसे करेंगे, क्योंकि पता है कि ये जो सब कर रहे हैं फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ठीक कर रहा है, ये तो इतनी बड़ी चुनाव आयोग ने चपेट मारी इनके, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। ऋषि शंकर मिश्रा, फिर कभी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आज वक्त बस इतना ही है। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक